हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज है आप लोगों का यहाँ पर 10 मई और 10 मई का आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस आज आपके जीके जीएस के पूछे गए हैं 10 मई फर्स्ट शिफ्ट में, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम फैक्ट के साथ में बताने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ था आपका, रिपीटेड क्वेश्चन है कल का ही, कि आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर होगा। तो आईसीसी अगर वर्ल्ड कप 2023 की बात करें पुरुष वर्ल्ड कप की, तो ये भारत में खेला जाना है, यानी भारत इसकी मेज़बानी करने वाला है 2023 में होने वाले आईसीसी मेंस आपके वर्ल्ड कप की। दूसरी बात बताया आपको, जो 2022 में आपका महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, तो 2000 महिला जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वो 12वें नंबर का संस्करण था और जो कि न्यूजीलैंड में खेला गया था। तो न्यूजीलैंड में महिला वर्ल्ड कप 2022 का हुआ था, जो कि न्यूजीलैंड में खेला गया। विजेता इसका ऑस्ट्रेलिया रहा हुआ था। 12वें नंबर का ये संस्करण था। और अगर यहीं पर बात कर लें कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर हुआ है, तो महिला जो T20 वर्ल्ड कप था वो दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। दक्षिण अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारे फैक्ट याद रखते हैं। अगर 2024 की बात करें कि 2024 में आईसीसी महिला T20 विश्व कप कहाँ पर होगा, तो ये 9वें नंबर का होगा, पहले तो याद रखना है। और इसकी मेज़बानी बांग्लादेश करने वाला है, यानी कि जो आपका 9वें नंबर का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होना है महिला वाला 2024 का, वो बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। तो ये सारे यहाँ पर फैक्ट थे, आप लोगों ने देखे। नेक्स्ट है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका नारा किसने दिया हुआ था। अगर स्वराज हमारे जन्मसिद्ध अधिकार की बात करें तो लोकमान्य तिलक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक रहे हुए हैं। और उन्होंने मराठी भाषा में अपना नारा यहाँ पर नारा दिया हुआ था। एक्चुअली ये मराठी भाषा में इन्होंने दिया हुआ था कि स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे। तो इसका आपका जो हिंदी मतलब निकाला गया था, जो आपका स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इन्होंने मराठी में ये नारा दिया गया था, लोकमान्य तिलक ने दिया हुआ था। इससे रिलेटेड थोड़ा और फैक्ट की बात करें, अगर दादा भाई नेहरूजी से बात करें तो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन होता है यहाँ पर, पहला आपका 1885 में था, दूसरा 1886 में दादा भाई नेहरूजी की अध्यक्षता में हुआ था। और दादा भाई नेहरूजी ने भी कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया हुआ था। तो ये भी याद रखना है कि दादा भाई नेहरूजी ने दूसरा जो कांग्रेस का अधिवेशन था 1986 का, उसमें यहाँ पर आपका प्रयोग किया हुआ था। इन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन आपका कहा जाता है दादा भाई नेहरूजी को। और लिबरल पार्टी के टिकट पर हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। जो यूके में आपका द हाउस ऑफ कॉमन्स है वहाँ पर लिबरल पार्टी के लिए, तो वहाँ पर चुने जाने वाले ये पहले भारतीय थे दादा भाई नेहरूजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हुई हैं, जिसमें उनकी बुक है एक, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है एसएससी के, तो ये याद रखना है। अगर यहाँ पर बात करें कि राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने हुए थे। अगर पहले अध्यक्ष की बात करें जो कि 1885 में हुई थी, तो वो उमेश चंद्र बनर्जी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहले कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कई बार पूछा जा चुका है। और कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में बॉम्बे में हुई थी 72 अनुयायियों के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के द्वारा टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया। अगर टीबी मुक्त भारत की बात करें कि इसका लक्ष्य कब तक रखा गया, तो 2030 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के लक्ष्यों के अनुसार 2030 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया। तो टीबी उन्मूलन के लक्ष्य की बात करें तो 2023 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कार्बन का यूज 0% करने के लिए न्यूट्रल कार्बन का जो लक्ष्य है, यानी कि कार्बन फ्री इंडिया कब तक हो जाएगा, तो न्यूट्रल कार्बन का जो लक्ष्य है ये पूछा जाए तो ये भारत का 2070 तक रखा गया है। बाकी आपका ऊर्जा से आपका ग्रीन ऊर्जा यहाँ पर मिलने के लिए जो आपका रखा गया है उसका उद्देश्य 2047 तक रखा गया। तो तीनों लक्ष्य आपको याद रखना है, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया, तो अनुच्छेद 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। और इसमें पता है कि एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन होता है, यानी कि सारे संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अनुच्छेद 31 की बात कर लें तो अनुच्छेद जो 31 है आपका, ये संपत्ति का अधिकार है, जो कि पहले मौलिक अधिकारों के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार बन गया है, जो कि अनुच्छेद 31A, 31B
और 31C संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, वे मौलिक अधिकारों में नहीं रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट है कि रज पर्व कब और कहाँ पर मनाया जाता है। आपका कुछ भी पूछा गया कोई किस राज्य से संबंधित है या कब मनाया जाता है, तो रज पर्व की अगर यहाँ पर बात करें तो भारत के उड़ीसा राज्य से संबंधित है रज पर्व। तो रज पर्व अगर मनाने की बात की जाए कि कहाँ पर मनाया जाता है, तो रज पर्व आपका उड़ीसा में मनाया जाता है और जून के महीने में आपका मनाया जाता है, यानी कि जून के मध्य में आपका रज पर्व का आयोजन उड़ीसा में किया जाता है। और पहले दिन को पाहिली राजा कहा जाता है और दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति कहा जाता है, तीसरे दिन बुदाहा या बसी राजा आपका कहा जाता है। तो ये उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर युद्ध आपके पूछे गए थे, तो युद्ध की बात कर लें। क्वेश्चन ये था कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन के प्रथम युद्ध की बात करें तो प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था और प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है वो 1192 में होता है, जिसमें कि मोहम्मद गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज यहाँ पर हार गए थे दूसरे युद्ध में। हल्दी घाटी की बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में 18 जून 1576 को होता था, जिसमें कि हल्दी घाटी के युद्ध में न तो अकबर जीता हुआ था और ना महाराणा प्रताप हारे हुए थे। तो ये यहाँ पर आपका हल्दी घाटी का भी याद रखना, 15 जून 1576। नेक्स्ट आगे आपको और युद्ध बता दें कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, बाबर विजयी होता है। दूसरा जो युद्ध है पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में अकबर विजयी होता है। और तीसरा यहाँ पर आपका पानीपत की लड़ाई होती है जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी 1761 में। तो ये पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1977 में भारत रत्न किसे दिया गया था। तो अगर 1977 में बात करें तो ये मरणोपरांत दिया गया था, यानी कि भारत रत्न से सम्मानित जो किए गए थे। तो लाल बहादुर शास्त्री को 1977 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि मरणोपरांत था। और यहाँ पर बात करें तो 1980 में फिर से इसे शुरू किया गया, उसे बंद कर दिया गया था जनता पार्टी के द्वारा। और 1980 में सर्वप्रथम मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर आपका जो पहला पूछा जाए किसे मिला, तो मदर टेरेसा को दिया गया था। खिलाड़ियों में बात कर लें तो सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं, यानी कि भारत के प्रथम खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, जिन्हें कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बाकी सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में दिया गया था सबसे पहली बार। और अब तक आपका विभिन्न क्षेत्र में 48 हस्तियों को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। तो छोटी आंत इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि छोटी आंत मानव तंत्र का एक हिस्सा है और जहाँ पर भोजन का पाचन होता है। और दांत, मुंह, लार, ग्रंथि इत्यादि सारा होता है, लेकिन पूर्ण पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों को इंग्लिश का तीनों शिफ्टों का एनालिसिस यहाँ पर मिलता है। आपको प्लेलिस्ट में हर दिन की आपकी तीनों शिफ्टों के मिक्स वीडियो मिल जाएंगे, तो उनको भी देख लें अगर आपका इंग्लिश का एनालिसिस आप लोगों को देखना है, क्योंकि सिलेक्शन उस पर डिपेंड है। बाकी आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आपको ज़रूर कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हर तरह का एनालिसिस दिया जाता है। हर एग्जाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाकी इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी जुड़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वर्तमान में यूपीएससी का चेयरमैन कौन है। तो लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन है। और यहाँ पर अगर प्रथम अध्यक्ष की बात कर लें कि वर्तमान में प्रथम अध्यक्ष कौन है यूपीएससी के, तो HK कृपलानी रहे हुए थे प्रथम अध्यक्ष। और अनुच्छेद 317 के तहत जो होता है अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल भी निर्धारित होता है। अगर ये पूछा जाए कि यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो 317 हो जाएगा, जिसमें कि 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाता है उसको रखा जाता है। बाकी आपसे बात करें यहाँ पर कि आपका बीपीसीएल की अगर बात करें कि पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार तेल गैस को आपका ओएनजीसी का अगर पूछा जाए, आपका महारत्न कंपनी है, अलका मित्तल अभी तक इसकी चेयरमैन थी, अभी बदले गए हैं। तो ओएनजीसी के वर्तमान में अगर बात करें कि अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो अरुण कुमार सिंह को वर्तमान में ओएनजीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया, जो कि इन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। अजय त्यागी को सेबी का वर्तमान अध्यक्ष बनाया गया है। सेबी से पहले माधवीपुरी बुच थी सेबी के अध्यक्ष, जो कि पहली महिला सेबी के अध्यक्ष हुई थी। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष शुरू की गई। तो प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है 1 मई 2016 को मजदूर दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू की गई थी। तो आपको सारे फैक्ट याद रखना है, बलिया जिले से शुरू थी। और दूसरी जो आपकी होती है 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री
सॉरी मोदी ने आपका उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की हुई थी। ये आपका दूसरे चरण का पूछा गया था, तो 10 अगस्त 2021 में होती है और ये भारत के आपके उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन किस अधिनियम के तहत रद्द किया गया? तो बंगाल का जो विभाजन था 1911 में रद्द किया गया था और परिणाम स्वरूप इसके किंग जॉर्ज पंचम की यात्रा के दौरान लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल के पुनर्विलीन की घोषणा की थी। यानी लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का एकीकरण किया था। बाकी अगर अलग करने की बात करें तो 1905 में 16 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। बाकी इसके पीछे का अगर मत बताएं तो ब्रिटिश सरकार के अनुसार बंगाल विभाजन का उद्देश्य बंगाल के शासन को सुधारना था। नेक्स्ट है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध जो है वो भारत के उड़ीसा राज्य में, जहाँ पर रज पर्व मनाया जाता है, और महानदी पर बना हुआ है, जो कि सबसे ऊंचा बांध माना जाता है भारत का। तो महानदी पर बना हुआ है आपका ये बांध, जो कि आपका माना जाता है सबसे ऊंचा बांध। हीराकुंड बांध महानदी पर है। इसका निर्माण 1948 में हुआ था, जो कि जाके आपका 5 साल में यानी 1953 में पूरा हुआ था। भारत की पहली नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है हीराकुंड बांध और दुनिया का सबसे लंबा बांध है। यह उड़ीसा के आपके संबलपुर के भुवनेश्वर शहर से 290 किलोमीटर दूर है। कावेरी कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु से होकर के बहती है। गंडक नदी को आपका नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखना है। तो ये सारे फैक्ट यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है। नेक्स्ट एक आपका यहाँ पर स्वनिधि योजना से आया हुआ था कि कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जून 2020 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। अगर ये पूछा जाए किस मंत्रालय द्वारा, तो आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दिया गया था। यानी कि जो ठेले वाले होते हैं, रेडी वाले, उनको कुछ लोन दिया जा रहा था जिससे कि अपने बिजनेस को फिर से शुरू कर सकें। 2020 में शुरू की गई थी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो यहाँ पर आपके 10 मई को फर्स्ट शिफ्ट के एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछे गए थे। सारे शिफ्टों का एनालिसिस मिलेगा तीनों का, और बाकी इंग्लिश का एनालिसिस भी तीनों शिफ्ट का एक साथ शाम में दे दिया जाएगा। बाकी क्वेश्चंस का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना है, क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट भी करना है। बाकी वीडियो को लाइक भी कर दें।